भारत भाग्य विधाता। 20वीं शताब्दी या पिछले 100 साल भारतीय समाज ही नहीं, विश्व इतिहास में भी उथल पुथल और गहन परिवर्तन के साल रहे हैं। सन 1905 में बंगाल विभाजन से देश भर में जो प्रतिक्रिया हुई और बाद के वर्षों में जिस तरह राष्ट्रीय चेतना जागी, उसकी परिणति 42 वर्ष बाद भारत को स्वतंत्रता मिलने के रूप में दिखाई दी। बंग भंग की घटना एक निमित्त मात्र थी। व्यापक परिप्रेक्ष्य में वह इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की नियति ही बदल जाए। 6 साल बाद विभाजन रद्द हो गया था, लेकिन उस निमित्त ने राष्ट्र को जगा दिया। जनमानस में स्वतंत्रता की प्यास निरंतर बढ़ती गई। बंगाल के विभाजन ने मां भारती की लाखों करोड़ों संतानों को अपना बोध कराया। वे सक्रिय होते गए और रॉलेट एक्ट का विरोध, जलियांवाला बाग, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह आंदोलन से लेकर साइमन कमीशन बहिष्कार और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे पड़ावों से गुजरते हुए 15 अगस्त 1947 तक पहुंचे। कितने ही आरोह और अवरोहों से होते हुए राष्ट्र की चेतना जिस शिखर पर पहुंची, उसकी अनुभूति प्रत्येक भारतीय को गौरव से अभिभूत कर देती है। 40 के दशक में मिली स्वाधीनता सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, पूरे विश्व समाज के लिए, समूची मनुष्य जाति के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलती हुई आई थी। जिन दिनों यहां स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा जा रहा था, उन दिनों दूसरे देशों में भी भारी उथल पुथल हो रही थी। सतही तौर पर देखने से उन संदर्भों में भारत की स्वाधीनता का विशेष महत्व प्रतीत नहीं होता। यह उपलब्धि, विजय या घटना रूसी क्रांति, चीन में गणतंत्र की स्थापना और कम्युनिस्ट राज आने, आयरलैंड के स्वतंत्र होने या इजराइल के उदय जैसा ही एक अध्याय है। इतिहास के हजारों पृष्ठों में कुछ गिने चुने पन्ने हैं जो हिमालय से समुद्र तक फैले भूभाग की घटनाओं को सहज प्रवाह में अपने भीतर समेटे हुए हैं। सतही तौर पर तो भारत की स्वतंत्रता और भी सामान्य घटना थी। उस दृष्टि से देखने वालों के लिए यह उपलब्धि राष्ट्र के अपने पुरुषार्थ, पराक्रम के बल पर नहीं, वैश्विक परिस्थितियों के दबाव से अनायास ही मिली मानी जाती है। दूसरे महायुद्ध में ब्रिटेन जर्जर हो गया था। वह भारत पर शासन करने में अक्षम हो चला था। वहां की आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्थिति इस योग्य नहीं थी कि भारत जैसे उपनिवेश पर शासन कर सके। अपनी विवशताओं और दबावों के चलते ब्रिटेन ने मजबूरी में भारत को स्वतंत्रता दी। वह अक्षम नहीं हो रहा होता या वहां के शासकों में इतिहास विवेक नहीं आता, तो भारत बाद के वर्षों तक संभव है अभी तक पराधीन ही रहता, क्योंकि आंदोलनों, प्रदर्शनों और धरनों के सिवा यहां की जनता ने कोई जुझारूपन नहीं दिखाया था। लड़ झगड़ कर या संघर्ष की राह पर चलते हुए स्वतंत्रता अर्जित करना न तो यहां के स्वभाव में था और न ही सामर्थ्य के भीतर। निश्चित ही स्वतंत्रता या क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका को अपनी स्वतंत्रता के लिए 1 वर्ष तक 1000 वर्ग मील क्षेत्र में अंग्रेजों से सतत संघर्ष करना पड़ा। 5 वर्ष तक इस युद्ध की तैयारियां हुई और युद्ध में सभी वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। किसानों ने खेती के काम में आने वाले औजार गलाकर हथियार बनाए। स्वतंत्रता के पुत्र नामक संस्था में उनके साथ मजदूर, गुलाम, पादरी, वकील और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। लोकतंत्र की स्थापना के लिए 18वीं शताब्दी में फ्रांस के लोगों ने 7 साल तक विभिन्न मोर्चों पर लड़ाइयां लड़ी। आर्थिक, प्रशासनिक, राजनैतिक और सामाजिक टकरावों में आसपास के देशों ने भी अवरोध उत्पन्न किए और संघर्ष को पेचीदा बनाया। फ्रांस की राज्य क्रांति ने वहां के नायक नेपोलियन बोनापार्ट को भी धूल चटा दी। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि कमोबेश 12 साल तक चली भीषण उलटफेर ने फ्रांस को एक मुकाम पर पहुंचाया। उस सतत संघर्ष ने वहां समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के मंत्र को संभव करने योग्य दिशा दी। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए न तो अमेरिका जैसा युद्ध लड़ना पड़ा और न ही लोकतंत्र के लिए फ्रांस की तरह वर्षों युद्ध की आग में जलना पड़ा। इन देशों ने जिस राज्य या प्रभु देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था,
वह ब्रिटेन ही था। फ्रांस की जनता ने ब्रिटेन के अलावा अपने यहाँ के शासकों से भी लोहा लिया। उनके सामने दोहरी चुनौतियां थीं और दोनों मोर्चों पर उन्हें भारी बलिदान देना पड़े। सन 1911 में चीनी राज्य क्रांति और वर्षों की उथल पुथल के बाद जनवादी सरकार की स्थापना, रूसी क्रांति और जापान में राष्ट्रवाद के उदय जैसे अध्याय भी वहां के लोगों ने अपने रक्त से लिखे। हजारों लाखों लोगों ने इन परिवर्तनों के लिए अपना उत्सर्ग किया होगा। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्पेन, पोलैंड आदि देशों को वहां चले संघर्षों ने लगभग ध्वस्त कर दिया था। उस ध्वंस को झेलने और वापस उठ खड़े होने में इन देशों को जैसे कठिन प्रयत्न और संघर्ष करने पड़े, उनकी तुलना में भारतीय जनता ने कुछ खास बलिदान नहीं किए। जिन क्रांतिकारियों और बलिदानियों ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए संघर्ष की राह चुनी, उनके उत्सर्ग को जरा भी कम करके नहीं आंका जाए। लेकिन यह तथ्य है कि 20वीं सदी का भारत औपचारिक संगठनों, थोड़े से असहयोग विरोध और शासकों तथा भारतीय नेताओं की सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई वार्ताओं के चलते ही मुक्त हो गया। निश्चित ही दूसरे महायुद्ध के दबाव और ब्रिटेन की जर्जर स्थिति भी कारण होंगे, लेकिन 1947 के बाद भी ब्रिटेन की हालत वैसी ही थी। बाद के 40 वर्षों में कम से कम 2 दर्जन देशों ने अपने भाग्य भविष्य का निर्धारण किया। उस निर्धारण के लिए संबंधित देशों को अपना अस्तित्व दांव पर लगा देना पड़ा। साधारण प्रयत्नों या आंदोलनों, प्रदर्शनों, धरनों, बहिष्कार जैसे कोमल संघर्ष से ही भारत को स्वतंत्रता क्यों मिल गई? यहाँ के नागरिकों को दूसरे देशों की तरह उत्सर्ग क्यों नहीं करने पड़े? प्रत्यक्ष घटनाओं के आधार पर मूल्यांकन करने वाले समीक्षकों को यह कहने की छूट है कि विश्व की बदली हुई परिस्थितियां और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के चलते यह देश अनायास ही स्वतंत्र हो गया। अंतर्दृष्टि रखने वाले, सूक्ष्म जगत में होने वाली हलचलों को अपनी शुद्ध और सिद्ध चेतना से समझने की क्षमता रखने वाले सिद्ध जनों की दृष्टि कुछ और ही देखती है। उनके अनुसार भारत की स्वतंत्रता एक दैवी योजना का भाग है। उस योजना के अनुसार विश्व को अध्यात्म युग में प्रवेश करना है। नए युग में यह प्रवेश भारत के नेतृत्व में ही संभव होगा, क्योंकि उसके पास संसार को देने के लिए एक विलक्षण संदेश है। वह मनुष्य जाति को नई दिशा देने की सामर्थ्य रखता है। भारत की स्वतंत्रता ईश्वरीय योजना का एक भाग है, तो यह देश पराधीन क्यों हुआ? इसका उत्तर देते हुए श्री अरविंद ने अपने पत्र वंदे मातरम के अप्रैल 1908 के अंक में लिखा था, हिंदुस्तान में इंग्लैंड का समय समाप्त हो चुका है। भगवान की इच्छा थी कि कुछ समय के लिए इंग्लैंड भारतवर्ष पर राज करे। सारी दुनिया यह देखकर चकित रह गई कि अंग्रेजों ने कितनी आसानी से सारे देश को हथिया लिया। लोगों ने सोचा कि यह अंग्रेजों की अप्रतिम प्रतिभा के कारण, उनके असामान्य गुणों के कारण संभव हो सका है। इंग्लैंड ने इस मान्यता को खूब बढ़ावा दिया और इससे लाभ उठाया। सच्ची बात तो यह है कि इंग्लैंड ने भारतवर्ष को कभी जीता नहीं। उसे क्यों और कैसे का पता लगे, उससे पहले ही भारत को उसके हाथों में सौंप दिया गया। सामान्यतः जिन लोगों ने इंग्लैंड के लिए काम किया, कुछ अपवादों को छोड़कर वे बहुत छोटे आदमी थे। भारत कृपा के बिना वे यूरोप में या कहीं और इतिहास में अपने लिए कोई स्थान नहीं बना पाते। भारत को हराने का सेहरा न तो जीतने वालों की विशेष प्रतिभा या क्षमता के सिर बांधा जा सकता है और न ही परतंत्र जाति की दुर्बलता को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह इतिहास का एक ऐसा चमत्कार है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा उदाहरण है जिसमें किन्हीं विशेष गुणों के बिना ही एक महान उद्देश्य सौंपा गया था और एक सौभाग्य विशेष उनकी निगरानी कर रहा था कि वह अपना उद्देश्य पूरा कर सके। यह उद्देश्य पूरा होते ही भगवान का वह देवदूत जो इंग्लैंड की रक्षा करने के लिए उसके पास खड़ा है और हाथ के इशारे से आने वाली सभी कठिनाइयों और विपदाओं को दूर कर देता है, उसकी ढाल नहीं बनेगा। इंग्लैंड यहां तभी तक रह सकता है जब तक भारत को उसकी जरूरत है। जरूरत पूरी होते ही उसे हट जाना होगा, क्योंकि अंग्रेजी राज न तो अपने भुजबल से यहां आया है और न ही अपने बलबूते पर खड़ा है।
जो वह ठहर सके। अगर इंग्लैंड इस देश की सहायता करना चाहे तो उसकी सहायता लेकर, और यदि नहीं करना चाहे तो उसके बिना, और विरोध करे तो विरोध के होते हुए भी भारत अपने लक्ष्य को चरितार्थ करके रहेगा।